Tuvalu is literally sinking. We must take action now. आज हम प्रशांत महासागर में बसे एक छोटे से देश तुवालू की स्थिति पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। जो जानकारी हमारे पास है वो ये बताती है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से शायद ये दुनिया का पहला ऐसा देश बन जाए जो नक्शे से ही गायब हो जाए। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये संकट है कितना गंभीर, वहाँ क्या चल रहा है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इसका हम सबके लिए क्या मतलब है। जी बिल्कुल, और ये वाकई एक अहम मुद्दा है। तुवालू की कहानी देखिए सिर्फ एक द्वीप राष्ट्र की नहीं है। ये तो जलवायु परिवर्तन का जो वैश्विक असर है और भविष्य में राष्ट्र होने का मतलब क्या होगा, इस पर भी सवाल उठाती है। यहाँ पे भूगोल, विज्ञान और जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो सब मिलकर एक बड़ी जटिल तस्वीर बनाते हैं। हाँ, जानकारी तो यही कहती है कि तुवालू 9 छोटे द्वीपों का समूह है। इनमें से कई तो एटोल है, मतलब मूंगे की चट्टानों से बने। और हैरानी की बात यह है कि देश की औसत ऊंचाई समुद्र तल से सिर्फ 2 मीटर है। जी हाँ। मुख्य द्वीप फूनाफूटी जैसे तो इतने पतले हैं कि हवाई पट्टी ही काफी जगह घेर लेती है। हाँ, ये एटोल जो होते हैं असल में वो पानी में डूबे हुए ज्वालामुखी के ऊपर कोरल रीफ जमने से बनते हैं। और इनकी ये जो कम ऊंचाई है, बिल्कुल मालदीव की तरह, वो इन्हें समुद्र का जल स्तर बढ़ने पर बहुत ज्यादा वल्नरेबल बनाती है। सही। देश का जो सबसे ऊंचा पॉइंट है वो भी सिर्फ 4.6 मीटर है। तो ये जो सपाट भूगोल है ना, वो उन्हें लगभग बेबस कर देता है। और नासा के जो आंकड़े हैं वो भी इसी खतरे को कंफर्म करते हैं। पिछले 30 सालों में तुवालू के पास समुद्र का स्तर दुनिया के औसत से लगभग 1.5 गुना तेजी से बढ़ा है। हाँ। करीब 15 सेंटीमीटर। ये वाकई में चिंता की बात है। जी, और जो अनुमान है वो तो और भी गंभीर है। 2050 तक 20 से 30 सेंटीमीटर और सदी के अंत तक 2100 तक 1 मीटर तक बढ़ सकता है। 1 मीटर? हाँ, 1 मीटर। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि 2050 तक राजधानी का करीब आधा हिस्सा हाई टाइड के वक्त पानी में होगा और 2100 तक तो देश का शायद 95% हिस्सा। 95%? जी। और बाढ़ भी, मतलब उसकी आवृत्ति इतनी बढ़ जाएगी कि शायद साल में 100 दिन तक बाढ़ आए। तो ये कोई भविष्य की समस्या नहीं है, ये तो आज का संकट है। बिल्कुल। और जब जमीन ही ऐसी सपाट है तो फिर ऊंची जगह पर जाने का तो कोई विकल्प ही नहीं बचता। दुबई की तरह कृत्रिम द्वीप बनाने की कुछ कोशिशें सुनने में आई हैं, लेकिन वहां संसाधन बहुत सीमित हैं, ज्यादातर तो विदेशी मदद पर निर्भर हैं। तो ये बहुत महंगा और धीमा काम है। बिल्कुल। और देखिए, समुद्री दीवारें बनाने या फिर नमक प्रतिरोधी फसलें उगाने जैसे प्रयास भी हो रहे हैं, लेकिन जब अस्तित्व पर ही सवाल हो तो ये सब उपाय अस्थायी ही लगते हैं। मालदीव के पास फिर भी पर्यटन से अच्छी आय है, तुवालू की अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत नहीं है। हाँ, शायद इन्हीं सीमित विकल्पों की वजह से तुवालू ने ऑस्ट्रेलिया के साथ वो एक अनोखा समझौता किया है, फालेपिली यूनियन। इसके तहत ऑस्ट्रेलिया हर साल 280 तुवालू नागरिकों को स्थायी निवास देगा। इसे एक तरह का क्लाइमेट वीजा भी कहा जा रहा है। जी, और इसमें दिलचस्प बात यह है कि इन 280 लोगों को लॉटरी से चुना जाएगा ताकि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष रहे। सुनने में आया कि पहले ही साल करीब 82% आबादी ने अप्लाई कर दिया था। अच्छा। हाँ, और अगर इसी रफ्तार से लोग जाते रहे तो शायद 40 साल से भी कम में पूरा देश खाली हो सकता है। और ये संधि ये भी पक्का करती है कि ऑस्ट्रेलिया तुवालू को हमेशा एक संप्रभु देश मानेगा, चाहे उसकी जमीन रहे या न रहे। तो फिर ये सवाल उठता है कि भाई अगर जमीन ही नहीं रहेगी तो देश कैसे बचेगा? हाँ। और यहीं पे उनका वो प्लान सी आता है, जो सुनने में थोड़ा साइंस फिक्शन जैसा लगता है। दुनिया का पहला डिजिटल राष्ट्र बनना। हाँ, ये अपनी संप्रभुता बचाने की एक बिल्कुल ही अनूठी कोशिश है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून में तो देश के लिए एक परिभाषित क्षेत्र और स्थायी आबादी जरूरी मानी जाती है ना। हाँ। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, पूरे देश का 3D स्कैन बना रहे हैं। घर, पेड़, जमीन, सब कुछ। जो संस्कृति है, जैसे लोक कथाएं हैं, नृत्य हैं, उनको भी डिजिटल रूप में सहेज रहे हैं। और सरकार को भी वर्चुअल दुनिया में चलाने का प्लान है, जिसमें डिजिटल पासपोर्ट का अहम रोल होगा। और करीब 25 देश हैं जो इस वर्चुअल स्टेट को मान्यता दे भी चुके हैं। लेकिन क्या ये वाकई संप्रभुता का एक विकल्प बन सकता है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसी बीच कुछ जानकारी ये भी इशारा करती है कि ऑस्ट्रेलिया जो ये मदद कर रहा है उसके पीछे मानवीय कारण तो है ही, पर शायद प्रशांत क्षेत्र में चीन का जो बढ़ता प्रभाव है उसे बैलेंस करने का एक भू राजनीतिक मकसद भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है। इस संधि से ऑस्ट्रेलिया को तुवालू के रक्षा समझौतों पर वीटो पावर भी मिल जाती है। जी,
और ये उस बड़ी विडंबना को भी दिखाता है कि कैसे तुवालू जैसे देश, जिनका ग्लोबल कार्बन उत्सर्जन में योगदान लगभग शून्य है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो जलवायु परिवर्तन का सबसे भारी खामियाजा भुगत रहे, जबकि दुनिया का 80% उत्सर्जन तो G20 देश करते हैं। सही। और विडंबना देखिए कि ऑस्ट्रेलिया जो मदद कर रहा है, वो खुद भी दुनिया के बड़े जीवाश्म ईंधन निर्यातकों में से एक है। ये बात तो है। और तुवालू की कहानी अकेली नहीं है। किरिबाती है, मार्शल आइलैंड्स हैं, ऐसे कई और एटोल राष्ट्र हैं जो इसी तरह के अस्तित्व के संकट से जूझ रहे हैं। जी हाँ। किरिबाती ने तो शायद भविष्य के लिए फिजी में जमीन भी खरीदी है। हाँ, खरीदी है। और ये खतरा सिर्फ इन छोटे द्वीपों तक ही सीमित नहीं है। समुद्र का बढ़ता स्तर दुनिया भर में अनुमान है कि करीब 80 करोड़ लोगों को प्रभावित कर सकता है। 80 करोड़? जी, इसमें मुंबई, कोलकाता, ढाका जैसे बहुत घनी आबादी वाले एशियाई शहर भी शामिल हैं। तो ये एक तरह की वैश्विक चेतावनी है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। सही कहा। तुवालू हमें बिल्कुल आईना दिखा रहा है कि जलवायु परिवर्तन अब कोई दूर का खतरा नहीं, बल्कि हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है कड़वी सच्चाई है। उनके जो प्रयास हैं, खासतौर पर ये डिजिटल राष्ट्र बनाने वाला विचार, ये भविष्य की अभूतपूर्व चुनौतियों से निपटने के लिए हमें बिल्कुल नए ढंग से सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। और ये हमें इस गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब भौतिक जमीन ही नहीं रहती, तो क्या कोई राष्ट्र, उसकी पहचान, उसकी संस्कृति डिजिटल दुनिया में जिंदा रह सकती है? और उससे भी बड़ा सवाल शायद ये है कि क्या बाकी दुनिया समय रहते वो ज़रूरी कदम उठाएगी जिससे और देशों को इस दर्दनाक रास्ते पर चलने के लिए मजबूर ना होना पड़े? ये सवाल सिर्फ तुवालू का नहीं है, ये हम सब का भविष्य तय करेगा।